बादशाह अकबर का दरबार रोज की तरह शाही शानो शौकत से सजा हुआ था। मंत्रीगण, अमीर उमरा और दरबारी अपनी अपनी जगहों पर विराजमान थे। माहौल में एक तरह की गंभीरता थी जिसे कभी कभी बादशाह अकबर अपनी किसी अनोखी फरमाइश या सवाल से हल्का फुल्का कर देते थे। आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। अकबर अपने मसंद पर कुछ बेचैन से लग रहे थे। उनकी नजरें कभी छत की नक्काशी पर टिक जाती तो कभी दूर खिड़की से दिख रहे यमुना के प्रवाह पर। अचानक उन्होंने अपनी भारी आवाज में कहा, दरबारियों, आज हमारे मन में एक विचार कौंध रहा है। सभी दरबारी चौकन्ने हो गए। बादशाह के विचार अक्सर किसी चुनौती या पहेली का रूप ले लेते थे। अकबर ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे दरबार में केवल बातों के धनी ही हैं या कोई ऐसा भी है जो अपनी बुद्धि और परिश्रम से कुछ कर दिखाने का माद्दा रखता है। उन्होंने एक क्षण रुककर सबकी प्रतिक्रिया देखी, फिर बोले, हमारी शर्त है, जो कोई भी बिना किसी शाही मदद के, बिना चोरी या ठगी किए और बिना भीख मांगे ठीक 1 महीने के भीतर 100 सोने के सिक्के कमा कर दिखाएगा, उसे हम न केवल सम्मानित करेंगे बल्कि उसे विशेष इनाम भी दिया जाएगा। शर्त यह भी है कि वो व्यक्ति अपनी वर्तमान पदवी या संपत्ति का इस्तेमाल नहीं करेगा। उसे एक आम आदमी की तरह ये कर दिखाना होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। 100 सोने के सिक्के, वो भी 1 महीने में, और वो भी बिना किसी सहारे के। ये लगभग असंभव सा लग रहा था। कई मंत्रियों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थी। कुछ ने तो मन ही मन इस शर्त को बादशाह का एक मजाक समझ लिया। तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई एक शांत और दृढ़ आवाज उभरी, जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो क्या आपका ये सेवक इस चुनौती को स्वीकार कर सकता है? सबकी निगाहें उस आवाज की दिशा में घूमी। ये कोई और नहीं बल्कि बादशाह के नवरत्नों में से एक, उनके सबसे प्रिय और बुद्धिमान सलाहकार बीरबल थे। अकबर के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान तैर गई। उन्हें उम्मीद थी कि बीरबल जरूर कुछ कहेंगे। क्यों नहीं बीरबल, हमें खुशी होगी अगर तुम ये कर दिखाओ, लेकिन याद रहे शर्तें वही रहेंगी, कोई रियायत नहीं। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया, जो हुक्म आलम पनाह, मुझे आपकी सभी शर्तें मंजूर हैं। अगले दिन से बीरबल दरबार में नहीं आए। उन्होंने अपने शाही वस्त्र त्याग दिए और एक साधारण नागरिक का भेष धारण कर लिया। उनके पास न कोई सेवक था, न कोई सवारी। जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। शहर की गलियों में घूमते हुए वो सोचने लगे कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे ईमानदारी से 100 सोने के सिक्के कमाए जा सकें। पहले कुछ दिन बीरबल ने शहर का जायजा लिया। उन्होंने लोगों की जरूरतों, उनकी समस्याओं और बाजार के उतार चढ़ाव को समझने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि बहुत से लोग छोटे मोटे काम करके गुजारा कर रहे थे, लेकिन 100 सोने के सिक्के कमाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। एक शाम जब वो एक घने पेड़ के नीचे सुस्ता रहे थे, उन्होंने कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा। बच्चे कंकड़ पत्थरों से घर बना रहे थे और उनमें से एक बच्चा राजा बना हुआ था, बाकी उसकी प्रजा। बीरबल को अचानक एक विचार आया। अगले दिन बीरबल ने शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर एक छोटी सी जगह किराए पर ली। किराया भी उन्होंने उस जगह के मालिक को ये वादा करके पटाया कि वो उसकी दुकान की 1 हफ्ते तक मुफ्त में पहरेदारी करेंगे। उस छोटी सी जगह पर उन्होंने एक फूस की झोपड़ी बनाई और बाहर एक तख्ती टांग दी जिस पर लिखा था, मन की बात जानने वाला और भविष्य की सलाह देने वाला, हर सवाल का जवाब सिर्फ एक चांदी का सिक्का। पहले तो लोगों ने इसे मजाक समझा, कोई फकीर या ज्योतिषी समझकर नजरअंदाज कर देता, लेकिन बीरबल हार मानने वालों में से नहीं थे। वो शांति से अपनी झोपड़ी में बैठे रहते। एक दिन एक परेशान सा दिखने वाला व्यापारी उधर से गुजरा। उसका व्यापार ठीक नहीं चल रहा था और वो किसी ज्योतिषी की तलाश में था। उसने तख्ती पढ़ी और सोचा, चलो एक चांदी का सिक्का ही तो है,
देख लेते हैं क्या कहता है ये आदमी। व्यापारी झोपड़ी के अंदर गया। बीरबल ने शांत स्वर में उसका स्वागत किया। व्यापारी ने कहा, बाबा, मेरा व्यापार चौपट हो रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है? बीरबल मुस्कुराए, सेठ जी, भाग्य तो कर्म से बनता है। मैं आपको भविष्य तो नहीं बता सकता, लेकिन आपके मन की एक बात जरूर बता सकता हूं और एक सलाह दे सकता हूं। ठीक है, बताइए, व्यापारी ने उत्सुकता से कहा। बीरबल ने कहा, आपके मन में इस समय सबसे बड़ा डर यह है कि कहीं आपका सारा पैसा डूब न जाए और आप कंगाल न हो जाएं। और मेरी सलाह यह है कि आप अपने माल की गुणवत्ता पर ध्यान दें और ग्राहकों से विनम्रता से पेश आएं। मुनाफे का थोड़ा हिस्सा अपने कर्मचारियों में भी बांटें। देखिएगा, आपका व्यापार फिर से चमक उठेगा। व्यापारी को बीरबल की बात तीर की तरह लगी। यह सच था कि वो आजकल माल की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दे रहा था और कर्मचारियों से भी ठीक से बात नहीं करता था। उसे बीरबल की बातों में सच्चाई नजर आई। उसने एक चांदी का सिक्का बीरबल को दिया और धन्यवाद कहकर चला गया। धीरे धीरे ये बात फैलने लगी कि चौराहे पर एक ऐसा आदमी बैठा है जो मन की बात जान लेता है और बड़ी पते की सलाह देता है। लोग कौतूहलवश आने लगे। एक नवयुवक आया जो अपनी प्रेमिका से बिछड़ गया था। बीरबल ने उससे कहा, तुम्हारे मन में उसके लौट आने की तीव्र इच्छा है। मेरी सलाह है, यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो धैर्य रखो और उसे पत्र लिखकर अपनी भावनाओं से अवगत कराओ। यदि वह भी तुमसे प्रेम करती होगी तो अवश्य लौटेगी। युवक को आशा की किरण दिखी। एक किसान आया जिसकी फसल अच्छी नहीं हो रही थी। बीरबल ने उसकी जमीन और सिंचाई के तरीकों के बारे में पूछा और फिर सलाह दी। तुम्हारे मन में निराशा है। मेरी सलाह है, इस बार फसल चक्र बदल कर देखो और जैविक खाद का प्रयोग करो। मेहनत का फल मीठा होता है। बीरबल किसी को चमत्कार का झांसा नहीं देते थे। वो लोगों की परेशानी सुनते, उनके मनोविज्ञान को समझते और उन्हें व्यावहारिक सलाह देते। उनकी सलाह अक्सर इतनी सटीक और उपयोगी होती थी कि लोग खुशी खुशी एक चांदी का सिक्का दे जाते। कभी कभी कोई खुश होकर 2 सिक्के भी दे जाता। कुछ दरबारी जो बीरबल से जलते थे, उन्होंने बादशाह के कान भरने शुरू कर दिए। जहां पनाह, बीरबल तो लोगों को ठग रहा है। वो कोई ज्योतिषी नहीं है, फिर भी पैसे ले रहा है। अकबर ने कहा, हमने उसे हर तरह की ठगी से मना किया है। अगर वो अपनी बुद्धि से कमा रहा है तो इसमें हर्ज क्या है? हम खुद जाकर देखेंगे कि माजरा क्या है। एक दिन अकबर भेष बदलकर उस चौराहे पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि बीरबल की झोपड़ी के बाहर अच्छी खासी भीड़ थी। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। अकबर भी लाइन में लग गए। जब उनकी बारी आई तो वो अंदर गए। बीरबल ने उन्हें पहचाना नहीं, क्योंकि अकबर ने अपना चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। कहो भाई, क्या परेशानी है? बीरबल ने पूछा। अकबर ने अपनी आवाज बदलकर कहा, बाबा, मैं एक बड़ा आदमी हूं। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मन में शांति नहीं है। कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मुझे शांति मिले। बीरबल ने एक क्षण के लिए अकबर की आंखों में झांका और फिर मुस्कुराकर बोले, अजनबी, तुम्हारे मन की बात यह है कि तुम अपनी शक्ति और पद के घमंड में इतने उलझ गए हो कि अपनी प्रजा की छोटी छोटी खुशियों और दुखों को भूलते जा रहे हो। और मेरी सलाह यह है कि अपनी प्रजा के बीच जाओ, उनकी सुनो, उनके दुख दर्द में भागीदार बनो। दूसरों की सेवा करने से बड़ी शांति और किसी चीज में नहीं है। अकबर को जैसे किसी ने आईना दिखा दिया हो। बीरबल की बातें उनके दिल को छू गई। उन्होंने महसूस किया कि बादशाह होते हुए भी वो कभी कभी अपनी प्रजा से कितने दूर हो जाते हैं। उन्होंने चुपचाप एक सोने का सिक्का बीरबल के सामने रख दिया। बीरबल चौंके, श्रीमान, ये तो सोने का सिक्का है। मेरी फीस तो सिर्फ एक चांदी का सिक्का है। अकबर ने कहा, तुम्हारी सलाह सोने के सिक्के से भी ज्यादा कीमती है। बाबा, इसे रख लो। और ये कहकर वो बाहर निकल गए। अकबर वापस महल लौटे तो उनके मन में बीरबल के प्रति सम्मान
और भी बढ़ गया था। उन्होंने अपने जासूसों को बीरबल पर नजर रखने का हुक्म दिया ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वो कोई गलत काम तो नहीं कर रहे। दिन बीतते गए, बीरबल की ख्याति बढ़ती गई। लोग दूर दूर से उनके पास सलाह लेने आने लगे। बीरबल हर किसी से विनम्रता से मिलते, उनकी समस्या सुनते और उन्हें यथार्थवादी सलाह देते। उन्होंने किसी को निराश नहीं किया। वो दिन भर में काफी चांदी के सिक्के कमा लेते थे। सोने के सिक्के तो कभी कभार ही कोई अमीर आदमी खुश होकर दे जाता था। एक महीने का समय पूरा होने में बस 2 दिन बाकी थे। बीरबल ने अपने कमाए हुए सिक्के गिने। उनके पास 99 सोने के सिक्कों के बराबर चांदी के सिक्के और कुछ सोने के सिक्के जमा हो गए थे, लेकिन शर्त 100 सोने के सिक्कों की थी। एक सोने का सिक्का अभी भी कम था। बीरबल कुछ चिंतित हुए। उन्होंने सोचा, अब क्या किया जाए? 2 दिन में एक सोने का सिक्का कैसे कमाया जाए? उसी शाम जब वो अपनी झोपड़ी बंद करने वाले थे, एक शाही हरकारा उनके पास आया। उसने कहा, बीरबल जी, आपको बादशाह सलामत ने फौरन याद किया है। बीरबल ने सोचा, लगता है समय पूरा हो गया है और बादशाह हिसाब लेना चाहते हैं। वो हरकारे के साथ चल पड़े। दरबार में पहुंचकर बीरबल ने देखा कि बादशाह अकबर सिंहासन पर विराजमान थे और सभी दरबारी मौजूद थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, 1 महीना पूरा होने वाला है, क्या तुम हमारी शर्त पूरी कर पाए? कितने सिक्के जमा किए? बीरबल ने अदब से सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, आपकी कृपा और अपनी थोड़ी सी बुद्धि से मैंने 99 सोने के सिक्कों के बराबर धन कमा लिया है। और उन्होंने सिक्कों से भरी थैली बादशाह के सामने रख दी। दरबारियों में कानाफूसी होने लगी। देखा, कहा था ना, ये नहीं कर पाएगा। एक सिक्का कम रह गया। अकबर ने थैली को देखा और फिर बीरबल की ओर। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। बीरबल, शर्त तो 100 सोने के सिक्कों की थी। एक सिक्का कम है, इसका मतलब तुम शर्त हार गए। बीरबल मुस्कुराए। गुस्ताखी माप जहांपना, लेकिन क्या आप भूल गए? एक सोने का सिक्का तो आपने स्वयं मुझे दिया था जब आप भेष बदलकर मेरी झोपड़ी पर आए थे। अकबर चौंक पड़े। उन्हें याद आया कि उन्होंने बीरबल को एक सोने का सिक्का दिया था। वो मुस्कुराए। वाह बीरबल, वाह! तुम्हारी याददाश्त और तुम्हारी हाजिर जवाबी का कोई जवाब नहीं। तुम सचमुच अद्भुत हो। फिर अकबर ने दरबारियों की ओर मुड़कर कहा, देखा आपने, बीरबल ने न केवल अपनी बुद्धि और परिश्रम से 100 सोने के सिक्के कमाए, बल्कि उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि सच्ची सलाह और नेक नियत की कीमत किसी भी धन से बढ़कर होती है। उन्होंने लोगों को ठगा नहीं, बल्कि उनकी मदद की। उनकी सलाह ने न जाने कितने लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाया होगा। बादशाह ने बीरबल को गले लगा लिया और घोषणा की, बीरबल, तुम ये शर्त जीत गए हो। हम तुम्हें इनाम के तौर पर 500 सोने के सिक्के और एक जागीर भेंट करते हैं। बीरबल ने विनम्रता से कहा, आलम पनाह, आपका स्नेह और विश्वास ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। ये 100 सिक्के मैं शाही खजाने में जमा करना चाहूंगा ताकि ये जरूरतमंदों के काम आ सके। अकबर बीरबल की इस उदारता से और भी प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल की इच्छानुसार वे सिक्के शाही खजाने में जमा करवा दिए। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बीरबल न केवल बुद्धिमान थे, बल्कि एक नेक दिल इंसान भी थे। उन्होंने ये दिखा दिया कि सच्ची लगन, परिश्रम और सकारात्मक सोच से कोई भी मुश्किल काम संभव हो सकता है, और ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही असली सुख और सम्मान दिलाता है। दरबार में बीरबल की जय जयकार होने लगी और अकबर अपने ऐसे नवरत्न पर गर्व महसूस कर रहे थे। कहानी 2। आगरा का किला अपनी पूरी शानो शौकत के साथ यमुना नदी के किनारे खड़ा था। बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। सुनहरी और लाल मखमल से सजे ऊंचे सिंहासन पर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर विराजमान थे। उनके चेहरे पर एक गहरी चिंता की लकीरें स्पष्ट थी। दरबारियों के चेहरे भी उतरे हुए थे
और पूरे दरबार में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जिसे केवल पहरेदारों के जूतों की हल्की चरमराहट ही कभी कभी भंग कर रही थी। कुछ दिन पहले शाही खजाने से, जहां अति मूल्यवान वस्तुएं कड़ी सुरक्षा में रखी जाती थी, महारानी जोधाबाई का सबसे प्रिय 7 लड़ियों वाला नूर-ए-चश्म हार चोरी हो गया था। ये हार न केवल अपनी बेहिसाब कीमत के लिए, बल्कि बादशाह अकबर द्वारा महारानी को दिए गए पहले तोहफे के रूप में भावनात्मक महत्व भी रखता था। इस चोरी ने पूरे महल में हड़कंप मचा दिया था। नगर कोतवाल, गुप्तचर और महल के सुरक्षाकर्मी सभी अपनी पूरी ताकत से चोर का पता लगाने में जुटे थे, लेकिन कई दिनों की मशक्कत के बाद भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा था। आज दरबार में नगर कोतवाल दिलेर खान एक व्यक्ति को जंजीरों में जकड़े हुए लेकर उपस्थित हुआ। वो व्यक्ति उम्र में लगभग 40 का रहा होगा। साधारण वस्त्र पहने, चेहरा पीला और आंखों में भय स्पष्ट झलक रहा था। उसका नाम रामदीन था और वो शाही बागानों की देखरेख करने वाला एक मामूली माली था। कोतवाल ने अदब से झुककर बादशाह को सलाम किया और कहा, आलम पनाह, कई दिनों की गहन जांच पड़ताल और अथक प्रयासों के बाद हमने उस शातिर चोर को पकड़ लिया है, जिसने महारानी साहिबा का नूर-ए-चश्म हार चुराने का दुस्साहस किया है। यह है वो गुस्ताख रामदीन। अकबर की त्योरियां चढ़ गई। क्या सबूत है तुम्हारे पास? कोतवाल, ये तो एक साधारण माली प्रतीत होता है। इसने इतनी बड़ी चोरी कैसे की होगी? दिलेर खान ने आत्मविश्वास से कहा, जहांपनाह, इसके झोंपड़े की तलाशी लेने पर हमें हार का एक छोटा सा माणिक, जो शायद निकालते समय गिर गया होगा, उसके बिस्तर के नीचे से मिला है। इसके अलावा जिस रात चोरी हुई, उस रात इसे खजाने के पिछले हिस्से की ओर, जहां एक छोटा सा गुप्त मार्ग बगीचे में खुलता है, कुछ प्रहरियों ने संदिग्ध रूप से घूमते हुए देखा था। पूछताछ करने पर यह संतोषजनक जवाब ही नहीं दे सका। रामदीन थरथर कांप रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं जहांपनाह, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं बेकसूर हूं। वो माणिक मेरा नहीं है। नहीं मुझे पता वो मेरे बिस्तर के नीचे कैसे आया। उस रात मैं बगीचे में पानी देने के लिए देर तक रुका था, क्योंकि गर्मी बहुत थी और पौधों को पानी की सख्त जरूरत थी। मैं खजाने की तरफ कभी नहीं गया। उसकी आवाज में सच्चाई की तड़प थी, लेकिन डर के मारे वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। अकबर असमंजस में पड़ गए। सबूत रामदीन के खिलाफ जा रहे थे, लेकिन उसकी बेबसी देखकर उन्हें कुछ संदेह हो रहा था। दरबार में बैठे अधिकतर मंत्री और अमीर उमरा कोतवाल की बात से सहमत दिख रहे थे। चोरी की घटना से बादशाह इतने क्रुद्ध थे कि वे जल्द से जल्द दोषी को सजा देना चाहते थे। अगर ये दोषी है तो इसे ऐसी सजा दी जाएगी कि भविष्य में कोई ऐसी हिमाकत करने की सोच भी न सके, अकबर ने कठोर स्वर में कहा। तभी दरबार के एक कोने से शांत और गंभीर आवाज आई, जहांपनाह, क्या इस मामले की तह तक जाने के लिए मुझे कुछ समय और जांच करने की अनुमति मिल सकती है? सबकी निगाहें उस ओर मुड़ गई। ये आवाज बीरबल की थी। बीरबल, जो अपनी चतुराई, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के लिए पूरे हिंदुस्तान में विख्यात थे, अब तक चुपचाप सारा घटनाक्रम देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक विशेष प्रकार की गंभीरता थी, जो ये दर्शा रही थी कि वे कोतवाल की बातों से पूरी तरह सहमत नहीं हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। उन्हें बीरबल की काबिलियत पर पूरा भरोसा था। बीरबल, क्या तुम्हें कोतवाल की जांच पर संदेह है? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। गुस्ताखी माफ जहांपनाह, संदेह नहीं, परंतु मन में कुछ प्रश्न अवश्य है। रामदीन कई वर्षों से शाही सेवा में है और आज तक उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं आई। इतनी बड़ी चोरी करने के लिए असाधारण दुस्साहस और योजना की आवश्यकता होती है, जो इस सीधे सादे माली के स्वभाव से मेल नहीं खाती। और अगर उसने हार चुराया भी, तो उसका एक टुकड़ा अपने ही बिस्तर के नीचे क्यों छोड़ेगा? ये तो खुद को फंसाने जैसा हुआ। कोतवाल दिलेर खान को बीरबल का हस्तक्षेप अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, बीरबल जी, चोर अक्सर घबराहट में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं
और जहां तक इसके सीधेपन का सवाल है, कई बार सीधे दिखने वाले लोग ही सबसे बड़े अपराधी निकलते हैं। बीरबल मुस्कुराए। कोतवाल साहब, आपकी बात में दम हो सकता है, परंतु न्याय का तकाजा है कि हर पहलू पर गौर किया जाए। जहां पनाह, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस मामले की अपने तरीके से पड़ताल करना चाहूंगा। मुझे केवल 3 दिन का समय चाहिए। अकबर कुछ क्षण सोचते रहे, फिर बोले, ठीक है बीरबल, हम तुम्हें 3 दिन का समय देते हैं। यदि तुम रामदीन की बेगुनाही साबित कर सको या असली चोर को पकड़ सको तो हम तुम्हारे आभारी रहेंगे, परंतु यदि तुम असफल रहे तो रामदीन को कठोर दंड दिया जाएगा। रामदीन ने आशा भरी नजरों से बीरबल की ओर देखा। उसे लगा जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। बीरबल ने सबसे पहले रामदीन से एकांत में बात की। उन्होंने उससे नरमी से पूछताछ की, उसके दैनिक कार्यों, उस रात की गतिविधियों और उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी ली। रामदीन ने रोते हुए अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। उसने बताया कि उसकी एक छोटी बेटी है जो बीमार रहती है और उसके इलाज के लिए उसे पैसों की सख्त जरूरत है, लेकिन उसने कभी चोरी करने के बारे में सोचा भी नहीं। उसने कसम खाई कि वो बेगुनाह है। बीरबल ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उसे ढाढ़स बंधाया। इसके बाद बीरबल उस स्थान पर गए जहां से हार चोरी हुआ था, खजाने का वो गुप्त द्वार जो बगीचे में खुलता था। उन्होंने उस जगह का बारीकी से निरीक्षण किया। मिट्टी, आसपास के पौधे, दीवारों पर कोई निशान, हर छोटी से छोटी चीज पर उनकी पैनी नजर थी। उन्होंने उन प्रहरियों से भी बात की जिन्होंने रामदीन को उस रात देखा था। प्रहरियों ने बताया कि रामदीन वास्तव में बगीचे के उस हिस्से में काम कर रहा था जो खजाने के गुप्त द्वार के काफी निकट था, लेकिन किसी ने उसे द्वार के अंदर जाते या बाहर आते नहीं देखा था। फिर बीरबल उस झोंपड़ी में गए जहां रामदीन रहता था और जहां से माणिक मिला था। झोंपड़ी बहुत छोटी और साधारण थी। बीरबल ने उस बिस्तर का कोना देखा जिसके नीचे माणिक मिला था। उन्होंने महसूस किया कि माणिक इतनी आसानी से बिस्तर के नीचे नहीं जा सकता था। उसे जानबूझकर वहां रखा गया प्रतीत हो रहा था। बीरबल का माथा ठनका। उन्हें यह मामला किसी साजिश का हिस्सा लगने लगा। कोई था जो रामदीन को फंसाना चाहता था, लेकिन कौन और क्यों? अगले 2 दिन बीरबल ने महल के विभिन्न कर्मचारियों, खजांची और यहां तक कि कुछ दरबारियों से भी गुप्त रूप से पूछताछ की। वे ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या किसी की रामदीन से कोई पुरानी दुश्मनी थी या कोई ऐसा व्यक्ति था जो हाल ही में आर्थिक तंगी से गुजर रहा हो और उसे बड़ी रकम की आवश्यकता हो। अपनी जांच के दौरान बीरबल को एक दिलचस्प बात पता चली। कोतवाल दिलेर खान, जो अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था, हाल ही में जुए में काफी बड़ी रकम हार गया था और उस पर भारी कर्ज चढ़ गया था। कुछ लोगों ने उसे परेशान और चिंतित भी देखा था। ये जानकारी बीरबल के लिए महत्वपूर्ण थी, लेकिन केवल संदेह के आधार पर किसी पर आरोप लगाना उनकी फितरत नहीं थी। उन्हें ठोस सबूत चाहिए थे। तीसरे दिन की सुबह बीरबल सीधे बादशाह अकबर के पास पहुंचे। जहां पनाह, मुझे कुछ और समय नहीं चाहिए। असली चोर का पता चल गया है, परंतु उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए मुझे आपकी और सभी दरबारियों की सहायता चाहिए होगी। अकबर उत्सुक हो गए। बताओ बीरबल, क्या योजना है तुम्हारी? बीरबल ने अपनी योजना विस्तार से बताई। बादशाह अकबर योजना सुनकर मुस्कुराए। उन्हें बीरबल की बुद्धिमत्ता पर एक बार फिर गर्व हुआ। उसी शाम दरबार फिर से सजा। रामदीन को भी वहां लाया गया। उसके चेहरे पर अभी भी निराशा थी। सभी दरबारी और मंत्री उपस्थित थे। बादशाह अकबर ने घोषणा की, हार चोरी मामले में बीरबल ने कुछ नई जानकारियां हासिल की है। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बीरबल आगे आए। उनके हाथ में एक बड़ा सा मिट्टी का घड़ा था जिसका मुंह कपड़े से ढका हुआ था। जहां पनाह और सभी उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों, बीरबल ने बोलना शुरू किया। मेरे हाथ में ये कोई साधारण घड़ा नहीं है। ये एक चमत्कारी घड़ा है
जिसे मैं हिमालय की कंदराओं से एक सिद्ध महात्मा से प्राप्त करके लाया हूं। इसकी विशेषता यह है कि यदि कोई झूठा व्यक्ति या चोर इसके अंदर हाथ डालता है तो ये घड़ा उसे पकड़ लेता है और उसका हाथ बाहर नहीं निकलने देता। परंतु यदि कोई सच्चा और निर्दोष व्यक्ति हाथ डाले तो वो आसानी से हाथ बाहर निकाल सकता है। दरबार में कानाफूसी होने लगी। कुछ लोग इसे अंधविश्वास कह रहे थे तो कुछ कौतूहल से देख रहे थे। बीरबल ने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि रामदीन सहित दरबार में उपस्थित हर व्यक्ति एक एक करके इस घड़े के पास आए और इस पर्दे के पीछे जाकर, जहां पूर्ण अंधकार होगा, इस घड़े में अपना दाहिना हाथ डाले और बाहर निकाल ले। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कोतवाल दिलेर खान ने आपत्ति जताते हुए कहा, बीरबल जी, ये आप क्या बचकानी बातें कर रहे हैं? ऐसे अंधविश्वासों से चोर पकड़े जाते हैं क्या? हमारे पास रामदीन के खिलाफ ठोस सबूत है। बीरबल मुस्कुराए, कोतवाल साहब, यदि रामदीन निर्दोष है, जैसा कि मेरा मानना है, तो उसे इस परीक्षा से क्या डर? और यदि वो दोषी है तो ये घड़ा उसे अवश्य पकड़ लेगा। न्याय के लिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए। बादशाह अकबर ने बीरबल का समर्थन किया। कोतवाल, बीरबल को उसका काम करने दो, हमें नतीजे से मतलब है। एक एक करके दरबारी उस पर्दे के पीछे जाने लगे जहां घड़ा रखा था। पर्दे के पीछे गहरा अंधेरा था और केवल घड़े को छूने की ही अनुमति थी। हर कोई अंदर जाता, कुछ क्षण रुकता और फिर बाहर आ जाता, अपना हाथ दिखाते हुए कि वो फंसा नहीं है। रामदीन भी गया। कांपते हाथों से उसने घड़े में हाथ डाला और बिना किसी कठिनाई के बाहर निकाल लिया। उसके चेहरे पर थोड़ी राहत दिखाई दी। अंत में कोतवाल दिलेर खान की बारी आई। वो थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन बादशाह के आदेश के कारण उसे जाना पड़ा। वो भी पर्दे के पीछे गया, कुछ देर रुका और फिर बाहर आ गया। उसने भी अपना हाथ ऊंचा करके दिखाया, देखिए जहांपना, मेरा हाथ भी नहीं फंसा। ये सब बीरबल का समय बर्बाद करने का तरीका है। जब सभी लोग परीक्षा दे चुके तो बीरबल ने बादशाह से कहा, जहांपना, अब कृपया सभी को अपने दाहिने हाथ की हथेली दिखाने का आदेश दे। बादशाह के आदेश पर सभी ने अपनी हथेलियां आगे कर दी और तभी एक आश्चर्यजनक दृश्य उपस्थित हुआ। रामदीन सहित लगभग सभी लोगों की हथेलियां काली थी, जैसे उन पर कालिख लगी हो। केवल एक व्यक्ति की हथेली बिल्कुल साफ थी और वो व्यक्ति था कोतवाल दिलेर खान। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। बादशाह अकबर भी हैरान थे। बीरबल ने रहस्य खोलते हुए कहा, जहांपनाह, यह कोई चमत्कारी घड़ा नहीं था। मैंने इस घड़े के अंदरूनी हिस्से में बारीक कालिख लगा दी थी। जो भी व्यक्ति सच में घड़े में हाथ डालता, उसकी हथेली पर कालिख लगनी ही थी। जो निर्दोष थे, उन्हें डर नहीं था, इसलिए उन्होंने सच में घड़े को छुआ। परंतु असली चोर, जिसे डर था कि कहीं ये घड़ा सचमुच चमत्कारी न हो और उसका हाथ फंस न जाए, उसने अंधेरे का फायदा उठाकर घड़े को छूने का नाटक किया, लेकिन वास्तव में छुआ नहीं। इसीलिए कोतवाल दिलेर खान की हथेली साफ है। ये सुनते ही दिलेर खान का चेहरा सफेद पड़ गया। वो पसीने से तरबतर हो गया और उसके पैर कांपने लगे। बीरबल ने आगे कहा, मुझे पहले से ही कोतवाल पर संदेह था। उनके हालिया जुए के कर्ज और खजाने के गुप्त मार्ग की जानकारी केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही थी, जिनमें कोतवाल भी शामिल थे। रामदीन को फंसाने के लिए माणिक उसी ने उसके बिस्तर के नीचे रखा था। अकबर का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। दिलेर खान, तुमने न केवल चोरी की, बल्कि एक बेगुनाह को फंसाने का घिनौना अपराध भी किया। तुम्हारी ये मजाल। दिलेर खान बादशाह के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा। मुझे माफ कर दीजिए जहांपनाह, मुझसे भूल हो गई। मैं कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था। बादशाह ने सैनिकों को आदेश दिया, इसे तुरंत कैदखाने में डाल दो और इससे हार बरामद किया जाए। सैनिकों ने दिलेर खान को पकड़ लिया। बाद में उसके घर की तलाशी लेने पर महारानी का नूर-ए-चश्म हार भी बरामद हो गया।
जिसे उसने एक संदूक में छिपा रखा था। रामदीन को तुरंत बाइज्जत बरी कर दिया गया। बादशाह अकबर ने न केवल उससे माफी मांगी, बल्कि उसे इनाम भी दिया और उसकी बेटी के इलाज का पूरा खर्च शाही खजाने से देने का हुक्म दिया। रामदीन की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने बीरबल का हाथ पकड़कर उनका आभार व्यक्त किया। बादशाह अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता का प्रमाण दिया है। तुम्हारे कारण आज एक बेगुनाह की जान बच गई और असली अपराधी पकड़ा गया। हम तुम्हारे सदा आभारी रहेंगे। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुका लिया। जहांपनाह, ये तो मेरा कर्तव्य था। न्याय सुनिश्चित करना ही मेरा धर्म है। दरबार में उपस्थित सभी लोग बीरबल की जय जयकार करने लगे। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चाई और बुद्धिमत्ता के सामने बड़ी से बड़ी साजिश भी टिक नहीं सकती। और बीरबल अपनी इसी अद्वितीय क्षमता के कारण इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। इस प्रकार बीरबल ने अपनी सूझबूझ से न केवल एक बेगुनाह को बचाया, बल्कि न्याय के महत्व को भी पुनर्स्थापित किया। ये कहानी आज भी लोगों को प्रेरणा देती है कि कठिन परिस्थितियों में भी विवेक और धैर्य से काम लेना चाहिए। कहानी 3। बादशाह अकबर का दरबार अपनी पूरी रौनक पर था। सुनहरे स्तंभों और मखमली पर्दों से सजे विशाल कक्ष में नवरत्न अपनी अपनी जगहों पर विराजमान थे और अन्य दरबारी अदब से अपने स्थान ग्रहण किए हुए थे। बादशाह अकबर अपने भव्य सिंहासन पर आसीन आज कुछ विशेष प्रसन्नचित्त मुद्रा में थे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान खेल रही थी, जो अक्सर किसी नई योजना या चुनौती का संकेत होती थी। बीरबल अपनी चिरपरिचित शांत और बुद्धिमत्तापूर्ण आभा के साथ बादशाह के समीप ही बैठे थे। उनकी आंखें बादशाह के चेहरे के भावों को पढ़ रही थी। ये जानने का प्रयास कर रही थी कि आज उनके मन में क्या चल रहा है। कुछ देर की औपचारिक चर्चाओं के उपरांत अकबर ने अपने खजांची को इशारा किया। खजांची तुरंत एक मखमली थैली लेकर उपस्थित हुआ, जिसमें सोने के सिक्कों की खनक स्पष्ट सुनाई दे रही थी। अकबर ने थैली बीरबल की ओर बढ़ाते हुए कहा, बीरबल, आज हम तुम्हारी बुद्धिमत्ता की एक और परीक्षा लेना चाहते हैं। दरबार में उपस्थित सभी लोगों के कान खड़े हो गए। जब भी बादशाह बीरबल की परीक्षा लेने की बात करते, कुछ न कुछ असाधारण और मनोरंजक अवश्य होता था। कुछ दरबारी जो बीरबल की बादशाह से निकटता और उनकी प्रशंसा से मन ही मन ईर्ष्या करते थे, इस अवसर पर विशेष रूप से उत्सुक हो गए, ये उम्मीद करते हुए कि शायद इस बार बीरबल विफल हो जाए। बीरबल ने विनम्रता से थैली ग्रहण की। जहांपनाह का हुक्म सर आंखों पर। फरमाइए, मुझे क्या करना होगा? अकबर मुस्कुराए। उनकी आंखों में शरारत की चमक थी। बीरबल, इस थैली में पूरे 100 सोने के सिक्के हैं। तुम्हें इन 100 सिक्कों को इस प्रकार खर्च करना है कि 25 सिक्के मुझे इस लोक में मिले, 25 सिक्के मुझे परलोक में मिले, 25 सिक्के न इस लोक में मिले न परलोक में, और बाकी बचे 25 सिक्के पूरी तरह व्यर्थ जाए, जिनका कोई भी लाभ किसी को न हो। यह सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। ये कैसी पहेली थी? एक ही राशि को इतने विरोधाभासी तरीकों से खर्च करना लगभग असंभव लग रहा था। कुछ दरबारी दबी जुबान में हंसने लगे। उन्हें लगा कि इस बार बीरबल निश्चित रूप से फंस गए हैं। बीरबल के चेहरे पर भी क्षण भर के लिए आश्चर्य की रेखाएं उभरी, लेकिन अगले ही पल उन्होंने अपनी सहजता पुनः प्राप्त कर ली। उन्होंने थैली को आदरपूर्वक माथे से लगाया और कहा, जहांपनाह, आपकी आज्ञा का पालन होगा। मुझे इसके लिए कुछ दिनों का समय चाहिए होगा। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। तुम्हें 1 सप्ताह का समय दिया जाता है बीरबल। हमें पूरी उम्मीद है कि तुम इस चुनौती को भी अपनी सूझबूझ से पार कर लोगे। बीरबल 100 सोने के सिक्कों की थैली लेकर दरबार से विदा हुए। उनके जाने के बाद दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई। ये तो सरासर नामुमकिन है, एक अमीर ने कहा। हाँ, बादशाह ने इस बार बीरबल को बुरी तरह फंसाया है।
दूसरे ने समर्थन किया। देखते हैं बुद्धि के धनी बीरबल इस बार क्या करते हैं। बीरबल अपने घर पहुंचे और गहन सोच में डूब गए। ये वाकई एक जटिल पहेली थी। प्रत्येक शर्त अपने आप में एक चुनौती थी और सभी को एक साथ पूरा करना तो और भी कठिन था। उन्होंने सिक्कों को अपने सामने फैलाया और उन्हें घूरते रहे, मानो वे सिक्के स्वयं ही कोई रहस्य उगल देंगे। पहले 25 सिक्के इस लोक के लिए। कई घंटों के विचार मंथन के बाद बीरबल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। उन्होंने सबसे पहले उन 25 सिक्कों को अलग किया जो बादशाह को इस लोक में मिलने थे। अगले दिन बीरबल ने शहर के सबसे प्रतिष्ठित व्यापारियों को बुलवाया। उन्होंने उन 25 सोने के सिक्कों से उत्तम गुणवत्ता का अनाज, वस्त्र और दैनिक उपयोग की अन्य आवश्यक वस्तुएं खरीदी। फिर उन्होंने इन सभी वस्तुओं को शाही भंडार में भिजवा दिया और खजांची को सूचित किया कि ये बादशाह अकबर के व्यक्तिगत उपयोग और उनके परिवार की आवश्यकताओं के लिए है। जब ये खबर बादशाह तक पहुंची तो वे मुस्कुराए। ये एक सीधा और स्पष्ट तरीका था जिससे सिक्के प्रत्यक्ष रूप से उन्हें इस लोक में प्राप्त हुए, क्योंकि इन वस्तुओं का उपभोग वे स्वयं और उनका परिवार इसी जीवन में कर सकते थे। दूसरे 25 सिक्के परलोक के लिए। अब बारी थी उन 25 सिक्कों की जो बादशाह को परलोक में मिलने थे। बीरबल जानते थे कि परलोक का पुण्य कर्मों से सीधा संबंध होता है। उन्होंने शहर के सबसे गरीब और जरूरतमंद इलाकों का दौरा किया। उन्होंने देखा कि कई लोग भूखे थे, कई बीमार थे और इलाज के अभाव में कष्ट पा रहे थे, और कई अनाथ बच्चे थे जिनका कोई सहारा नहीं था। बीरबल ने उन 25 सोने के सिक्कों से उन सभी के लिए भोजन, दवाइयां और वस्त्रों का प्रबंध किया। उन्होंने एक लंगर का आयोजन करवाया जहां कई दिनों तक भूखों को भोजन मिला। कुछ बीमारों के इलाज का खर्च उठाया और अनाथ बच्चों के लिए एक छोटी सी आश्रय स्थली की मरम्मत करवाई। ये सब उन्होंने बादशाह अकबर के नाम पर उनके पुण्य और परलोक सुधार के लिए किया। जब बादशाह को इस विषय में ज्ञात हुआ तो उनके मन में बीरबल के प्रति सम्मान और भी बढ़ गया। ये एक ऐसा निवेश था जिसका फल मान्यताओं के अनुसार परलोक में मिलता है। तीसरे 25 सिक्के न इस लोक में न परलोक में। ये शर्त सबसे अधिक पेचीदा थी। ऐसे कौन से खर्च हो सकते थे जिनका लाभ न तो इस दुनिया में मिले और न ही परलोक में? बीरबल ने इस पर काफी विचार किया। कुछ सोचने के बाद उन्होंने शहर के कुछ कुशल कारीगरों और कलाकारों को बुलाया। उन्होंने उन 25 सोने के सिक्कों से एक भव्य और मनोरंजक कार्यक्रम का आयोजन करवाया। इसमें संगीत, नृत्य और विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन शामिल था। यह कार्यक्रम आम जनता के लिए निःशुल्क था। शहर के चौराहे पर एक विशाल मंच सजाया गया। शाम को हजारों की संख्या में लोग जमा हुए। मनमोहक संगीत की धुनें गूंजी। नर्तकियों ने अपने अद्भुत नृत्य से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया और बाजीगरों ने अपने करतबों से लोगों का खूब मनोरंजन किया। ये एक ऐसा खर्च था जिसका कोई भौतिक लाभ बादशाह को नहीं मिला। नहीं, ये कोई धार्मिक कार्य था जिससे परलोक में पुण्य मिलता। ये केवल मनोरंजन और क्षणिक आनंद के लिए था जो समाप्त होते ही विस्मृत हो गया और जिसका कोई स्थायी परिणाम नहीं था। ये वास्तव में न इस लोक में न परलोक में वाली शर्त को पूरा करता था। चौथे 25 सिक्के पूरी तरह व्यर्थ। अब अंतिम और सबसे अजीब शर्त बची थी। 25 सिक्के पूरी तरह व्यर्थ करने थे जिनका कोई भी लाभ किसी को न हो। यह सुनने में जितना आसान लगता था उतना था नहीं। यदि किसी गरीब को दे दिया जाए तो उसका भला हो जाएगा। यदि पानी में फेंक दिया जाए तो भी किसी मछुआरे को मिल सकता है। बीरबल ने काफी सोचा। फिर एक शाम वे यमुना नदी के किनारे एक सुनसान घाट पर गए। उनके हाथ में 25 सोने के सिक्कों की एक छोटी पोटली थी। उन्होंने चारों ओर देखा। जब उन्हें यकीन हो गया कि कोई उन्हें नहीं देख रहा है तो उन्होंने एक एक करके वे सिक्के पूरी ताकत से नदी की तेज धार में फेंकना शुरू कर दिया।
जहां पानी बहुत गहरा था और तल तक पहुंचना असंभव था। सिक्के छपाक छपाक की आवाज के साथ पानी में विलीन होते गए। ये एक ऐसा कार्य था जिससे न तो किसी का भला हुआ, न किसी का बुरा। वे सिक्के हमेशा के लिए खो गए, उनका कोई उपयोग नहीं हो सका। ये वास्तव में पूरी तरह व्यर्थ खर्च था। दरबार में वापसी और स्पष्टीकरण। एक सप्ताह बाद बीरबल नियत समय पर दरबार में उपस्थित हुए। बादशाह अकबर और सभी दरबारी उत्सुकता से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। कहो बीरबल, अकबर ने पूछा, क्या तुमने हमारी दी हुई चुनौती पूरी कर ली? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। जी जहांपनाह, आपकी आज्ञा का पालन हो चुका है। दरबारियों में खुसर फुसर शुरू हो गई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। तो बताओ, तुमने 100 सोने के सिक्के कैसे खर्च किए? अकबर ने आदेश दिया। बीरबल ने विस्तार से बताना शुरू किया। आलमपना, आपके आदेशानुसार पहले 25 सोने के सिक्के जो आपको इस लोक में मिलने थे, उनसे मैंने उत्तम अनाज, वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुएं खरीदकर शाही भंडार में जमा करवा दी है। इन वस्तुओं का उपभोग आप और आपका परिवार इसी जीवन में करेंगे। अतः ये आपको इसी लोक में प्राप्त हुए। बादशाह मुस्कुराए। ठीक है, ये तो समझ में आता है। बीरबल ने आगे कहा, दूसरे 25 सोने के सिक्के जो आपको परलोक में मिलने थे, उनसे मैंने शहर के निर्धन, बीमार और अनाथों के लिए भोजन, वस्त्र और दवाइयों का प्रबंध किया है। एक लंगर भी आयोजित करवाया, और ये सब आपके नाम पर, आपके पुण्य के लिए किया गया। मान्यता है कि ऐसे सत्कर्मों का फल परलोक में अवश्य मिलता है। अकबर के चेहरे पर संतोष का भाव था। बहुत खूब बीरबल, ये भी उचित है। फिर बीरबल ने तीसरी शर्त का खुलासा किया। तीसरे 25 सोने के सिक्के जो न इस लोक में मिले न परलोक में, उनसे मैंने एक भव्य सार्वजनिक मनोरंजन कार्यक्रम का आयोजन करवाया। शहरवासियों ने संगीत, नृत्य और कलाओं का आनंद लिया। ये क्षणिक आनंद था, जिसका न तो कोई भौतिक लाभ आपको मिला, न ही ये कोई धार्मिक कृत्य था। ये बस एक अनुभव था जो समय के साथ धूमिल हो जाएगा। दरबार में कुछ लोग आश्चर्यचकित थे, तो कुछ बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा कर रहे थे। अंत में बीरबल ने कहा, और जहांपनाह, अंतिम 25 सोने के सिक्के जो पूरी तरह व्यर्थ करने थे, उन्हें मैंने कल शाम यमुना नदी की सबसे गहरी और तेज धारा में प्रवाहित कर दिया, जहां से उनका मिलना या किसी के काम आना असंभव है। वे सिक्के सचमुच व्यर्थ हो गए। ये सुनकर कुछ दरबारी, जो बीरबल की विफलता की उम्मीद कर रहे थे, अवाक रह गए। बीरबल ने न केवल हर शर्त को पूरा किया था, बल्कि उनके तरीकों में उनकी गहरी समझ और व्यवहारिक ज्ञान भी झलक रहा था। बादशाह अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वे सिंहासन से उठे और बीरबल के पास आए। उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाते हुए कहा, वाह बीरबल, वाह! मान गए तुम्हारी बुद्धिमानी को। तुमने एक अत्यंत जटिल पहेली को भी इतनी सरलता और चतुराई से हल कर दिया, जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। प्रत्येक खर्च का तुम्हारा तर्क अकाट्य है। उन्होंने खजांची को आदेश दिया, बीरबल को पुरस्कार स्वरूप 100 और सोने के सिक्के दिए जाए। बीरबल ने विनम्रता से पुरस्कार स्वीकार किया। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जो दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते थे, उनके चेहरे उतर गए थे, लेकिन वे भी मन ही मन बीरबल की असाधारण प्रतिभा को स्वीकार करने पर विवश हो गए। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बीरबल न केवल हाजिर जवाब थे, बल्कि उनमें जीवन के विभिन्न पहलुओं की गहरी समझ भी थी। वे जानते थे कि धन का सदुपयोग कैसे किया जाता है, पुण्य कैसे कमाया जाता है, मनोरंजन का क्या महत्व है, और कभी कभी कुछ चीजों को उनके तार्किक अंत तक कैसे पहुंचाया जाता है, भले ही वो व्यर्थता ही क्यों न हो। बादशाह अकबर को अपने नवरत्न बीरबल पर और भी अधिक गर्व हुआ। ये कहानी बीरबल की अनगिनत बुद्धिमत्तापूर्ण कथाओं में एक और मील का पत्थर बन गई। कहानी 4। बादशाह अकबर के दरबार की शान और उनके नवरत्नों की बुद्धिमत्ता की चर्चाएं
दूर दूर तक फैली हुई थी। विशेषकर बीरबल अपनी हाजिर जवाबी, न्यायप्रियता और किसी भी जटिल समस्या को चुटकियों में सुलझाने की अद्भुत क्षमता के लिए विख्यात थे। अकबर अक्सर बीरबल को विभिन्न राज्यों में कूटनीतिक और मैत्रीपूर्ण अभियानों पर भेजा करते थे, जहां बीरबल अपनी वाक्पटुता और बुद्धिमानी से मुगल सल्तनत का मान बढ़ाते थे। उन्हीं दिनों अकबर के साम्राज्य से सटे एक छोटे से परंतु समृद्ध राज्य के राजा थे, राजा कृपण सिंह। जैसा नाम वैसा काम। राजा कृपण सिंह अपनी कंजूसी के लिए पूरे भूभाग में कुख्यात थे। उनके राज्य की प्रजा मेहनती थी, भूमि उपजाऊ थी और खजाना भरा हुआ था, परंतु राजा साहब पाई पाई का हिसाब रखते थे और अनावश्यक खर्च तो दूर, आवश्यक खर्चों में भी कटौती करने के लिए जाने जाते थे। उनके महल में शानो शौकत नाम मात्र की थी। सैनिकों के वस्त्र पुराने और फटेहाल रहते थे और दरबारियों को वेतन भी बड़ी मुश्किल से समय पर मिलता था। कहा जाता था कि राजा कृपण सिंह अंधेरा होने के बाद महल में दिए भी गिनकर जलवाते थे। एक बार बादशाह अकबर ने दोनों राज्यों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को और प्रगाढ़ करने तथा कुछ व्यापारिक संधियों पर चर्चा करने के लिए बीरबल को राजा कृपण सिंह के दरबार में अपना दूत बनाकर भेजने का निश्चय किया। बीरबल इस अभियान के लिए सहर्ष तैयार हो गए, क्योंकि उन्होंने भी राजा कृपण सिंह की कंजूसी के अनेक किस्से सुन रखे थे और वे स्वयं देखना चाहते थे कि इन किस्सों में कितनी सच्चाई है। जब बीरबल अपने लावलश्कर के साथ राजा कृपण सिंह के राज्य की सीमा में पहुंचे तो उनका स्वागत अत्यंत साधारण ढंग से किया गया। न कोई धूमधाम, न कोई विशेष अगवानी। उन्हें ठहराने के लिए जो राजकीय अतिथि गृह दिया गया वो भी नाम मात्र का ही था। कमरे में साज सज्जा के नाम पर एक पुरानी कारपेट और एक मामूली सी चारपाई थी। बीरबल मुस्कुराए। उन्हें अंदाजा हो गया था कि कंजूस राजा के किस्से निराधार नहीं हैं। अगले दिन बीरबल राजा कृपण सिंह के दरबार में उपस्थित हुए। दरबार भी किसी साधारण जमींदार की बैठक जैसा लग रहा था। राजा कृपण सिंह स्वयं साधारण वस्त्रों में एक मामूली से सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी, मानो हर पल उन्हें अपने खजाने के लुट जाने का डर सता रहा हो। औपचारिक अभिवादन और बादशाह अकबर का मैत्री संदेश सुनाने के बाद बीरबल ने व्यापारिक संधियों पर चर्चा आरंभ की। राजा कृपण सिंह हर प्रस्ताव पर नापतोल कर अपने राज्य को होने वाले नुकसान का आकलन करने के बाद ही कोई जवाब देते। दोपहर के भोजन का समय हुआ। बीरबल को उम्मीद थी कि कम से कम भोजन तो शाही होगा, परंतु जब उनके सामने थाली परोसी गई तो उसमें 2 सूखी रोटियां, थोड़ी सी दाल जिसमें पानी अधिक और दाल कम थी, और नाम मात्र का अचार था। बीरबल ने बिना कोई शिकवा शिकायत किए भोजन ग्रहण किया, परंतु उनके मन में राजा की कंजूसी को लेकर एक योजना बनने लगी थी। संध्या समय जब बीरबल राजा कृपण सिंह के साथ उद्यान में टहल रहे थे, उद्यान भी रखरखाव के अभाव में उजाड़ सा लग रहा था। बीरबल ने बड़ी मासूमियत से कहा, महाराज, आपके राज्य की हवा बड़ी शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक है। सुना है यहाँ के वैद्य भी बड़े गुणी हैं। राजा कृपण सिंह ये सुनकर कुछ प्रसन्न हुए। हाँ बीरबल जी, हमारे राज्य में जड़ी बूटियों की कोई कमी नहीं और वैद्य भी अनुभवी है, पर हम तो स्वयं ही इतना सादा जीवन जीते हैं कि बीमारी पास नहीं फटकती। फिजूल का खर्च ही बचता है। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं भी आपके इस सादा जीवन और स्वास्थ्य के प्रति सजगता से बहुत प्रभावित हूं। बादशाह अकबर भी अक्सर स्वास्थ्य की चर्चा करते हैं। वे जानना चाहते थे कि आपके इस उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु का रहस्य क्या है। राजा कृपण सिंह अपनी प्रशंसा सुनकर फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने सोचा, बीरबल के माध्यम से उनकी मितव्ययिता और स्वास्थ्य चेतना की खबर अकबर तक पहुंचेगी तो उनकी धाक जमेगी। बीरबल जी, उन्होंने गर्व से कहा, इसका रहस्य है हमारा भोजन। हम केवल वही खाते हैं जो शरीर के लिए नितांत आवश्यक हो, और वो भी बहुत कम मात्रा में।
हमारे यहाँ एक विशेष प्रकार की खिचड़ी बनती है, अमृत खिचड़ी। वो इतनी पौष्टिक और हल्की होती है कि उसे खाने वाला व्यक्ति कभी बीमार नहीं पड़ता। उसमें केवल 7 प्रकार के अनाज, कुछ विशेष जड़ी बूटियां और गाय का शुद्ध घी पड़ता है। वो खिचड़ी हमारे राजवैद्य की देखरेख में विशेष विधि से तैयार की जाती है। बीरबल ने आश्चर्यचकित होने का अभिनय करते हुए कहा, महाराज, अमृत खिचड़ी! नाम सुनकर ही मन प्रसन्न हो गया। क्या यह संभव है कि मैं भी इस अमृत खिचड़ी का स्वाद चख सकूं? बादशाह अकबर को जब मैं इसके गुणों के बारे में बताऊंगा तो वे अत्यंत प्रसन्न होंगे। राजा कृपण सिंह अब धर्म संकट में पड़ गए। अमृत खिचड़ी का नाम तो उन्होंने बीरबल को प्रभावित करने के लिए यूं ही गढ़ दिया था। ऐसी कोई खिचड़ी उनके रसोई घर में कभी नहीं बनी थी, और यदि बनती भी तो उसमें 7 अनाज और शुद्ध घी का प्रयोग। ये तो उनके सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत था। परंतु अब बात मान सम्मान की थी। मुगल सल्तनत के दूत के सामने अपनी बात से मुकरना उनकी प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचा सकता था। कुछ देर सोचने के बाद राजा ने कहा, अवश्य बीरबल जी, क्यों नहीं। कल दोपहर के भोजन में आपके लिए विशेष रूप से अमृत खिचड़ी बनवाई जाएगी। आप स्वयं उसके गुणों का अनुभव कीजिएगा। राजा ने तुरंत अपने भंडारी और राजवैद्य को तलब किया। उन्हें एकांत में ले जाकर डांटा, तुम लोगों ने कभी हमें इस अमृत खिचड़ी के बारे में क्यों नहीं बताया? कल दोपहर तक ये खिचड़ी तैयार हो जानी चाहिए, जैसा कि मैंने बीरबल जी को बताया है। 7 अनाज, जड़ी बूटियां और शुद्ध घी। यदि इसमें कोई कमी हुई तो तुम्हारी खैर नहीं। भंडारी और राजवैद्य एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उन्होंने ऐसी किसी खिचड़ी का नाम भी नहीं सुना था, परंतु राजा का हुक्म था, टाल नहीं सकते थे। उन्होंने जैसे तैसे 7 प्रकार के अनाज इकट्ठे किए। कुछ तो भंडार में वर्षों से पड़े थे, कुछ मामूली सी जड़ी बूटियां डाली और नाममात्र का घी डालकर एक खिचड़ी तैयार कर दी। अगले दिन दोपहर बीरबल भोजन के लिए उपस्थित हुए। उनके सामने बड़े चाव से अमृत खिचड़ी परोसी गई। खिचड़ी देखने में तो साधारण ही लग रही थी और उसमें से कोई विशेष सुगंध भी नहीं आ रही थी। बीरबल ने एक चम्मच खिचड़ी चखी। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। राजा कृपण सिंह ने उत्सुकता से पूछा, कैसी लगी बीरबल जी हमारी अमृत खिचड़ी? बीरबल ने कहा, महाराज, खिचड़ी तो ठीक है, परंतु इसमें वो दिव्य स्वाद और ऊर्जा नहीं है जिसकी मैं कल्पना कर रहा था। शायद इसमें कोई महत्वपूर्ण सामग्री कम रह गई है। राजा कृपण सिंह को चिंता हुई। कौन सी सामग्री बीरबल जी? बीरबल ने गंभीर होकर कहा, महाराज, हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि ऐसी दिव्य खिचड़ी का पूर्ण प्रभाव तभी होता है जब उसे सोने के पात्र में पकाया जाए और परोसते समय उसमें एक शुद्ध सोने का सिक्का भी डाला जाए। सोने की धातु में अद्भुत औषधीय गुण होते हैं जो खिचड़ी के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। राजा कृपण सिंह का मुंह खुला का खुला रह गया। सोने के पात्र में खिचड़ी पकाना और उसमें सोने का सिक्का डालना, ये तो सरासर बर्बादी थी। उनके खजाने में सोने के पात्र और सिक्के तो थे, पर वे केवल विशेष अवसरों पर या दिखावे के लिए ही बाहर निकाले जाते थे। एक खिचड़ी के लिए इतना सोना खर्च करना। परंतु बीरबल के तर्कों और शास्त्रों के हवाले ने उन्हें निरुत्तर कर दिया। और फिर बादशाह अकबर तक ये बात पहुंचनी थी कि उनके राज्य में अमृत खिचड़ी सोने के सिक्के के साथ खाई जाती है। ये उनकी शान बढ़ा सकता था। बड़े भारी मन से राजा ने अपने खजांची को सोने का एक बड़ा पात्र और एक सोने का सिक्का लाने का आदेश दिया। खिचड़ी को सोने के पात्र में दोबारा थोड़ा गर्म किया गया और परोसते समय उसमें सोने का सिक्का डाल दिया गया। बीरबल ने अब खिचड़ी चखी और उनकी आंखें चमक उठीं। अद्भुत महाराज, अद्भुत! अब आया असली स्वाद। यही है वो अमृत खिचड़ी जिसकी ख्याति मैंने सुनी थी। सोना मिलते ही खिचड़ी का गुण और स्वाद दोनों ही अलौकिक हो गए हैं। मैं बादशाह अकबर को अवश्य बताऊंगा कि आपके राज्य में स्वास्थ्य का कितना ध्यान रखा जाता है और भोजन में भी सोने जैसी
मूल्यवान धातु का प्रयोग किया जाता है। राजा कृपण सिंह मन ही मन अपने सोने के सिक्के को याद करके दुखी हो रहे थे, पर बीरबल की प्रशंसा सुनकर उन्हें कुछ संतोष भी हुआ। भोजनोपरांत जब बीरबल विदा लेने लगे तो उन्होंने कहा, महाराज, इस अमृत खिचड़ी ने तो मुझ पर जादू सा कर दिया है। मेरी सारी थकान मिट गई है और शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। क्या यह संभव है कि मैं थोड़ी सी खिचड़ी अपने साथ ले जा सकूं, ताकि मार्ग में भी इसका सेवन कर सकूं और बादशाह सलामत को भी इसका प्रसाद चखा सकूं? राजा कृपण सिंह एक बार फिर संकट में पड़ गए। खिचड़ी के साथ सोने का सिक्का भी जाएगा, पर वे मना भी कैसे कर सकते थे। अवश्य अवश्य, उन्होंने बेमन से कहा। बीरबल ने बड़ी चतुराई से कहा, महाराज, खिचड़ी तो आप जितनी चाहे दे दे, परंतु सोने का सिक्का तो प्रसाद स्वरूप एक ही काफी होगा। वही सिक्का जो अभी खिचड़ी में है, उसी से उसका प्रभाव बना रहेगा। राजा कृपण सिंह ने राहत की सांस ली। चलो, एक ही सिक्का जाएगा। उन्होंने तुरंत खिचड़ी को एक पात्र में रखवाया और साथ में वह सोने का सिक्का भी बीरबल को भेंट कर दिया। बीरबल ने राजा कृपण सिंह को धन्यवाद दिया और अपने लावलश्कर के साथ आगरा के लिए प्रस्थान कर गए। आगरा पहुंचकर बीरबल सीधे बादशाह अकबर के दरबार में उपस्थित हुए। उन्होंने राजा कृपण सिंह के राज्य के साथ हुई संधियों का विवरण दिया और फिर मुस्कुराते हुए अमृत खिचड़ी और सोने के सिक्के का किस्सा सुनाया। बादशाह अकबर और सभी दरबारी बीरबल की चतुराई पर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। वाह बीरबल, वाह! अकबर ने कहा, तुमने तो उस कंजूस राजा को उसी के जाल में फंसाकर खूब सबक सिखाया। सोने का सिक्का भी ले आए और उसे ये भी जता दिया कि मेहमानवाजी कैसे की जाती है। बीरबल ने वो सोने का सिक्का बादशाह के खजाने में जमा करवा दिया और कहा, जहांपनाह, मेरा उद्देश्य राजा कृपण सिंह को अपमानित करना नहीं था, बल्कि उन्हें यह समझाना था कि अतिथि का सत्कार और राज्य की प्रतिष्ठा धन बचाने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। उम्मीद है इस घटना से उन्हें कुछ सीख मिली होगी। और सचमुच कुछ समय बाद ऐसी खबरें आने लगी कि राजा कृपण सिंह के व्यवहार में कुछ परिवर्तन आया है। वे अब भी मितव्ययी थे, परंतु उन्होंने फिजूल की कंजूसी छोड़ दी थी और अपने राज्य की प्रतिष्ठा तथा आवश्यक खर्चों पर ध्यान देने लगे थे। शायद बीरबल की अमृत खिचड़ी ने उन पर अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, कुछ तो अमृत जैसा प्रभाव डाल ही दिया था। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और वाक्पटुता से न केवल एक कंजूस राजा को सबक सिखाया, बल्कि बिना किसी कटुता के उसे एक महत्वपूर्ण सीख भी दी। कहानी 5। बादशाह अकबर का दरबार अपनी बौद्धिक बहसों और ज्ञानवर्धक चर्चाओं के लिए प्रसिद्ध था। बादशाह स्वयं विद्वानों और कलाकारों के बड़े प्रशंसक थे और अक्सर अपने दरबारियों, विशेषकर अपने प्रिय नवरत्न बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेते रहते थे। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी और अद्भुत सूझबूझ से हर बार बादशाह की उम्मीदों पर खरे उतरते थे, जिससे बादशाह की उनके प्रति स्नेह और सम्मान और भी बढ़ जाता था। एक बार बादशाह अकबर के मन में एक ऐसी पहेली आई जिसे वो मानते थे कि बीरबल के लिए भी सुलझाना अत्यंत कठिन होगा। ये पहेली न तो गणितीय थी, न ही तार्किक, बल्कि ये मानवीय भावनाओं, विश्वास और कल्पना की सीमाओं को छूती थी। बादशाह कई दिनों तक इस पहेली पर मनन करते रहे, उसे और भी जटिल बनाते रहे, ताकि बीरबल भी चकरा जाए। आखिरकार एक सुबह जब दरबार खचाखच भरा हुआ था, बादशाह अकबर ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ घोषणा की, आज हमारे मन में एक ऐसी पहेली है जो शायद हमारे दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बीरबल के लिए भी एक कड़ी चुनौती साबित होगी। सभी दरबारियों की निगाहें बीरबल की ओर घूम गई। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया, आलमपनाह, आपकी हर आज्ञा और हर चुनौती इस दास के लिए सम्मान का विषय है। आप अपनी पहेली प्रस्तुत करें, मैं अपनी अल्प बुद्धि से उसे सुलझाने का पूरा प्रयास करूंगा। बादशाह अकबर ने अपनी गहरी आवाज में कहा, बीरबल, हमारी पहेली यह है,
तुम्हें हमें 3 ऐसी वस्तुएं लाकर देनी हैं जो इस दुनिया में है भी और नहीं भी। ये सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ये कैसी विचित्र पहेली थी। ऐसी वस्तुएं जो हो भी और न भी हो, ये तो सरासर विरोधाभासी बात थी। कुछ दरबारी जो बीरबल की लोकप्रियता से जलते थे, मन ही मन खुश होने लगे। उन्हें लगा कि आज बीरबल अवश्य निरुत्तर हो जाएंगे और बादशाह के सामने उनकी किरकिरी होगी। बीरबल ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की, मानो बादशाह के शब्दों के गूढ़ अर्थ को समझने का प्रयास कर रहे हों। फिर उन्होंने आंखें खोली। उनके चेहरे पर वही चिरपरिचित शांत भाव था, परंतु उनकी आंखों में एक गहरी सोच की झलक थी। आलम पनाह, बीरबल ने कहा, यह पहेली वास्तव में गूढ़ और चुनौतीपूर्ण है। क्या मुझे इसका उत्तर ढूंढने के लिए कुछ समय मिल सकता है? बादशाह ने कहा, अवश्य बीरबल, तुम्हारे पास 7 दिन का समय है। 7वें दिन तुम्हें दरबार में उन 3 वस्तुओं के साथ उपस्थित होना होगा, या फिर यह स्वीकार करना होगा कि तुम इस पहेली को नहीं सुलझा सके। बीरबल ने बादशाह का आभार व्यक्त किया और दरबार से विदा हो गए। उनके जाने के बाद दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। ये तो असंभव है, एक अमीर ने कहा। ऐसी कोई चीज हो ही नहीं सकती जो हो भी और न भी हो। दूसरे ने सहमति में सिर हिलाया। लगता है इस बार बीरबल की चतुराई जवाब दे जाएगी। अगले 6 दिन बीरबल ने गहन चिंतन और खोज में बिताए। वो केवल वस्तुओं के बारे में नहीं सोच रहे थे, बल्कि शब्दों के अर्थ, मानवीय धारणाओं और दार्शनिक अवधारणाओं पर भी विचार कर रहे थे। उन्होंने विद्वानों से चर्चा की, साधु संतों से परामर्श किया और साधारण लोगों के बीच जाकर उनकी सोच को समझने का प्रयास किया। वो जानते थे कि इस पहेली का उत्तर किसी भौतिक वस्तु में नहीं, बल्कि विचारों और कल्पनाओं में छिपा हो सकता है। उनके घरवाले और मित्र भी चिंतित थे। उन्होंने बीरबल को इतना परेशान और विचारमग्न पहले कभी नहीं देखा था। उनकी पत्नी ने उनसे कहा भी, स्वामी, आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? यदि ये पहेली नहीं सुलझती तो क्या हुआ? बादशाह सलामत आपसे स्नेह करते हैं, वो समझ जाएंगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय, ये केवल एक पहेली नहीं है, ये बादशाह के विश्वास की परीक्षा है और मेरी अपनी समझ की भी। मुझे इसका हल ढूंढना ही होगा। 6ठे दिन की शाम तक बीरबल के चेहरे पर निराशा के बादल मंडराने लगे थे। उन्हें अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं मिला था। वो अपने बगीचे में टहल रहे थे। उनका मन विचारों के जाल में उलझा हुआ था। तभी उनकी नजर अपने छोटे बेटे पर पड़ी, जो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। बच्चे एक काल्पनिक किले की रक्षा कर रहे थे। उनके हाथों में लकड़ी की तलवारें थी और वे जोर जोर से चिल्लाकर अपने दुश्मनों को ललकार रहे थे। उनका किला, उनके दुश्मन, उनकी तलवारें, सब कुछ उनकी कल्पना में था, परंतु उनके लिए वो उतना ही वास्तविक था जितना कि कोई असली युद्ध। अचानक बीरबल के मस्तिष्क में एक बिजली सी कौंधी। बच्चों का खेल देखते देखते उन्हें अपनी पहेली का पहला सूत्र मिल गया था। उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उन्होंने तुरंत कुछ और व्यवस्थाएं की और अगले दिन यानी 7वें दिन नियत समय पर बादशाह अकबर के दरबार में उपस्थित हुए। उनके हाथ खाली थे, जिसे देखकर कुछ दरबारियों के चेहरे पर विजयी मुस्कान तैर गई। उन्हें लगा कि बीरबल हार मान चुके हैं। बादशाह अकबर ने पूछा, क्यों बीरबल, क्या तुम हमारी पहेली का हल ढूंढ पाए, या आज तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने भी जवाब दे दिया? बीरबल ने अदब से झुककर कहा, आलम पनाह, आपकी पहेली वास्तव में सबसे कठिन थी जिसका मैंने अब तक सामना किया है, परंतु आपकी कृपा और ईश्वर की दया से मुझे लगता है कि मैं उन 3 वस्तुओं को ढूंढ पाया हूं जो है भी और नहीं भी। अच्छा, बादशाह ने उत्सुकता से कहा, तो प्रस्तुत करो वे वस्तुएं। बीरबल ने कहा, आलम पनाह, पहली वस्तु है सपना। उन्होंने आगे समझाया, जब हम सपना देखते हैं तो उस समय वो हमारे लिए पूरी तरह वास्तविक होता है। हम उसमें खुश होते हैं, दुखी होते हैं, डरते हैं और हर भावना को वैसे ही महसूस करते हैं
जैसे जागृत अवस्था में करते हैं। सपने में हम उड़ते हैं, बातें करते हैं, अद्भुत जगहों पर जाते हैं। वो सब हमारे लिए उस क्षण का सत्य होता है। परंतु जैसे ही हमारी आंख खुलती है, वो सपना नहीं हो जाता। वो केवल एक भ्रम, एक माया बनकर रह जाता है। तो सपना एक ऐसी वस्तु है जो है भी जब हम उसे देख रहे होते हैं, और नहीं भी जब हम जाग जाते हैं। बादशाह अकबर बीरबल के इस तर्क से प्रभावित हुए। उन्होंने सिर हिलाकर अपनी सहमति दी। ये बात तो तुमने सही कही बीरबल। सपना वास्तव में एक ऐसी ही अवस्था है। अब दूसरी वस्तु बताओ। बीरबल ने कहा, आलम पनाह, दूसरी वस्तु है भविष्य। उन्होंने स्पष्ट किया, भविष्य, आने वाला कल, वो अभी नहीं है। हमने उसे देखा नहीं, अनुभव नहीं किया, परंतु हम सब उसके होने पर विश्वास करते हैं। हम उसके लिए योजनाएं बनाते हैं, उसकी चिंता करते हैं, उसकी आशा करते हैं। हमारे मन में, हमारी कल्पनाओं में, हमारी उम्मीदों में भविष्य है। हम आज जो भी कर्म करते हैं वो भविष्य को ध्यान में रखकर ही करते हैं। तो भविष्य भी एक ऐसी वस्तु है जो अभी नहीं है, क्योंकि वो आया नहीं, परंतु हमारे विचारों और कर्मों में, क्योंकि हम उसके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं और उसके अनुसार जीते हैं। बादशाह अकबर और भी प्रसन्न हुए। बीरबल ने कितनी सरलता और गहराई से एक अमूर्त अवधारणा को उनकी पहेली के उत्तर के रूप में प्रस्तुत किया था। अद्भुत बीरबल, अद्भुत। तुम्हारी सोच की गहराई का कोई मुकाबला नहीं। अब बताओ, वो तीसरी और अंतिम वस्तु कौन सी है? बीरबल ने एक क्षण रुककर दरबार में चारों ओर देखा और फिर कहा, आलम पनाह, वो तीसरी वस्तु है झूठ। ये सुनकर कुछ दरबारी चौंके। झूठ? ये कैसे हो सकता है? बीरबल ने समझाया, आलम पनाह, जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो वो जिन बातों का वर्णन करता है वे वास्तव में नहीं होती। वे असत्य होती है, मनगढ़ंत होती है। परंतु जिस क्षण वह झूठ बोला जा रहा होता है और यदि सुनने वाला उस पर विश्वास कर ले तो वो झूठ उस सुनने वाले के लिए हो जाता है। वो उसे सच मान लेता है। उस झूठ के आधार पर वो अपनी धारणाएं बनाता है, निर्णय लेता है और प्रतिक्रिया करता है। तो झूठ अपने मूल स्वरूप में नहीं है, क्योंकि वो सत्य नहीं है, परंतु जब उसे प्रस्तुत किया जाता है और स्वीकार कर लिया जाता है तो वो एक आभासी अस्तित्व पा लेता है, वो हो जाता है। बीरबल ने आगे एक उदाहरण दिया, जैसे यदि कोई कहे कि उसने हवा में महल देखा तो ये एक झूठ है, ऐसा कोई महल नहीं है। परंतु यदि कोई बच्चा उसकी बात पर विश्वास कर ले तो उस बच्चे की कल्पना में वो हवा महल है। बीरबल के तीनों उत्तर सुनकर बादशाह अकबर अवाक रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी इस जटिल पहेली का इतना सरल परंतु इतना गहरा और दार्शनिक हल हो सकता है। बीरबल ने न केवल पहेली को सुलझाया था, बल्कि मानवीय मनोविज्ञान, समय की अवधारणा और सत्य असत्य के भेद पर भी प्रकाश डाला था। बादशाह अपने सिंहासन से उठे, बीरबल के पास आए और उन्हें गले लगा लिया। बीरबल, तुम सचमुच अद्वितीय हो। आज तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता की कोई सीमा नहीं है। ये वास्तव में सबसे मुश्किल पहेली थी जो मैंने तुमसे पूछी थी, और तुमने इसे इतनी सहजता और प्रवीणता से हल कर दिया कि हम निशब्द हैं। दरबार में उपस्थित सभी दरबारी, यहां तक कि बीरबल से ईर्ष्या करने वाले भी, आज उनकी प्रतिभा के कायल हो गए थे। उन्होंने तालियां बजाकर बीरबल का अभिनंदन किया। बादशाह अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य उपहारों से सम्मानित किया और घोषणा की कि बीरबल की इस बुद्धिमत्ता को दरबार के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया जाएगा। इस घटना ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि बीरबल केवल हाजिर जवाब ही नहीं थे, बल्कि एक गहरे चिंतक और दार्शनिक भी थे। उनकी क्षमता केवल समस्याओं को सुलझाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह जीवन के गूढ़ रहस्यों को भी बड़ी सरलता से समझने और समझाने की क्षमता रखते थे। सबसे मुश्किल पहेली की ये कहानी अकबर
और बीरबल के अनगिनत किस्सों में एक और मील का पत्थर बन गई, जो पीढ़ियों तक लोगों को प्रेरित करती रही कि किसी भी समस्या का हल दृढ़ निश्चय, गहरे चिंतन और रचनात्मक सोच से निकाला जा सकता है, चाहे वो कितनी भी जटिल क्यों न दिखे। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि कई बार उत्तर हमारे आसपास, हमारी अपनी कल्पनाओं और धारणाओं में ही छिपे होते हैं। बस उन्हें पहचानने की दृष्टि चाहिए होती है। कहानी 6। बादशाह अकबर का दरबार अपनी शानो शौकत और बौद्धिक चर्चाओं के लिए विख्यात था। बादशाह स्वयं कला, साहित्य और ज्ञान के बड़े संरक्षक थे और अक्सर अपने नवरत्नों के साथ विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करते रहते थे। इन नवरत्नों में बीरबल का स्थान सर्वोपरि था, जिनकी हाजिर जवाबी, बुद्धिमत्ता और स्पष्टवादिता के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। बीरबल की एक खास बात यह थी कि वो सच कहने से कभी नहीं हिचकिचाते थे, चाहे वो सच कितना भी अप्रिय क्यों न हो और सुनने वाला चाहे स्वयं बादशाह अकबर ही क्यों न हो। एक शाम दरबार अपने पूरे शबाब पर था। मौसम सुहावना था और बादशाह अकबर का मन भी प्रसन्न था। बातचीत का दौर चल रहा था और दरबारी अपनी अपनी कलाओं और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच चापलूसी और मीठी मीठी बातों का भी दौर चल निकला। कुछ दरबारी जो बादशाह को प्रसन्न करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते थे, उनकी शान में कसीदे पढ़ने लगे। वे बादशाह की न्यायप्रियता, उनकी वीरता, उनकी उदारता और उनके कला प्रेम की ऐसी अतिरंजित प्रशंसा कर रहे थे कि सुनकर किसी को भी हंसी आ जाए। बादशाह अकबर हालांकि इन चापलूसों की असलियत जानते थे, फिर भी कभी कभी ऐसी प्रशंसा सुनकर उनके मन को अच्छा लगता था। वो मुस्कुराते हुए इन तारीफों को सुन रहे थे। बीरबल, जो ये सब देख रहे थे, शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। जब चापलूसी का ये दौर कुछ थमा, तो बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, क्यों बीरबल, तुम इतने चुप क्यों हो? क्या तुम्हें हमारी प्रशंसा में कहने के लिए कुछ नहीं है, या तुम्हें इन दरबारियों की बातें सत्य नहीं लग रही? बीरबल ने अदब से सिर झुकाकर कहा, आलम पनाह, प्रशंसा सुनना किसे अच्छा नहीं लगता, और निसंदेह आप में अनेक ऐसे गुण हैं जो प्रशंसनीय हैं, परंतु मेरा मानना है कि सच्ची प्रशंसा वही है जो हृदय से निकले और जिसमें अतिशयोक्ति का पुट न हो। एक चापलूस दरबारी, जिसे बीरबल की ये स्पष्टवादिता चुभ गई थी, तुरंत बोल पड़ा, बीरबल जी, आप शायद ये कहना चाहते हैं कि हम सब झूठी तारीफ कर रहे थे। क्या बादशाह सलामत उन गुणों के धनी नहीं है जिनका हमने वर्णन किया? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाशय, मैंने ऐसा कब कहा कि बादशाह सलामत में वे गुण नहीं है, परंतु हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां गुण होते हैं वहां कुछ कमियां भी हो सकती है, और सच्चा हितैषी वही है जो केवल मीठी बातें ही न करे, बल्कि समय आने पर कड़वा सच भी कहने का साहस रखे। बादशाह अकबर बीरबल की इस बात से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बात में दम है। हम भी यही मानते हैं कि चापलूसी से राज्य का भला नहीं होता। अच्छा, तो तुम ही बताओ, हमारी ऐसी कौन सी कमी है जिसे तुम उजागर करना चाहोगे? डरो मत, हम तुम्हें पूरी सुरक्षा का वचन देते हैं। आज हम तुमसे कड़वा सच सुनना चाहते हैं। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह का यह प्रस्ताव अप्रत्याशित था। अब सबकी निगाहें बीरबल पर थी। क्या बीरबल सचमुच बादशाह की कोई कमी बताने का साहस करेंगे? यदि हां, तो वो कमी क्या होगी और उसका परिणाम क्या होगा? बीरबल ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर धीमे परंतु दृढ़ स्वर में कहा, आलम पनाह, आप एक महान शासक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आपकी न्यायप्रियता, आपकी उदारता और आपकी प्रजा के प्रति आपका स्नेह अद्वितीय है। परंतु यदि आप मुझसे एक कड़वी सच्चाई सुनना ही चाहते हैं, तो वो ये है कि आप कभी कभी अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं, और क्रोध में आप ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिन पर बाद में आपको पछतावा होता है। आपका क्रोध हालांकि क्षणिक होता है, परंतु वो कभी कभी अन्याय का कारण बन सकता है।
बीरबल की ये बात सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि बीरबल सीधे सीधे बादशाह के क्रोध की आलोचना करेंगे। चापलूस दरबारी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि आज बीरबल का अंत निश्चित है। बादशाह अकबर का चेहरा गंभीर हो गया, उनकी भ्रिकुटियां तन गई। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे बीरबल की बात सच साबित होने वाली है और बादशाह का क्रोध भड़क उठेगा। परंतु बादशाह अकबर एक समझदार शासक थे। उन्होंने अपने क्रोध पर नियंत्रण रखा। कुछ देर की खामोशी के बाद उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, तुमने जो कहा वो सचमुच कड़वा है, परंतु हम तुम्हारी स्पष्टवादिता और साहस की प्रशंसा करते हैं। तुमने वो कहने का साहस किया जो कोई और नहीं कर सका। बादशाह ने आगे कहा, हाँ, ये सच है कि मुझे कभी कभी क्रोध आ जाता है, और ये भी सच है कि मैंने क्रोध में कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं जिन पर मुझे बाद में खेद हुआ। तुम्हारी इस बात ने मेरी आंखें खोल दी है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयास करूंगा। यह सुनकर बीरबल ने राहत की सांस ली। उन्होंने कहा, आलमपना, मेरा उद्देश्य आपको ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि एक सच्चे सेवक के रूप में अपना कर्तव्य निभाना था। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और एक शासक के लिए तो ये और भी घातक हो सकता है। इसके बाद दरबार का माहौल थोड़ा बदल गया। चापलूस दरबारी चुप हो गए थे और अन्य दरबारी बीरबल के साहस और बादशाह की महानता की मन ही मन प्रशंसा कर रहे थे। कुछ दिनों बाद एक घटना घटी जिसने बीरबल की बात को और भी पुष्ट कर दिया। राज्य के एक सूबेदार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। कुछ व्यापारियों ने बादशाह के सामने आकर शिकायत की थी कि सूबेदार उनसे अवैध वसूली करता है और उन्हें परेशान करता है। बादशाह अकबर को यह सुनकर अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने बिना पूरी जांच पड़ताल किए तुरंत उस सूबेदार को पद से हटाने और उसे कारावास में डालने का आदेश दे दिया। बीरबल उस समय दरबार में उपस्थित थे। उन्होंने देखा कि बादशाह क्रोध में है और कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। फिर भी उन्होंने विनम्रता से हस्तक्षेप करने का प्रयास किया। आलमपना, मेरा निवेदन है कि इस मामले की पूरी जांच होने तक कोई अंतिम निर्णय न लिया जाए। हो सकता है कि सूबेदार निर्दोष हो और उसे किसी षड्यंत्र में फंसाया जा रहा हो। परंतु बादशाह इतने क्रोधित थे कि उन्होंने बीरबल की बात पर ध्यान नहीं दिया। बीरबल, तुम चुप रहो। हमने जो निर्णय ले लिया है वही अंतिम है। हम अपने राज्य में भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीरबल चुप हो गए, पर उनके मन में चिंता थी। कुछ दिनों बाद जब बादशाह का क्रोध शांत हुआ तो बीरबल ने पुनः इस मामले को उठाया। उन्होंने बादशाह से अनुरोध किया कि एक गुप्त जांच दल भेजा जाए जो सूबेदार के खिलाफ लगे आरोपों की निष्पक्षता से जांच करे। बादशाह, जिन्हें अब अपनी जल्दबाजी का थोड़ा एहसास हो रहा था, बीरबल की बात मान गए। जांच दल ने बड़ी ही सावधानी से मामले की छानबीन की। कुछ हफ्तों बाद दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें यह पाया गया कि सूबेदार वास्तव में निर्दोष था। उसे कुछ ईर्ष्यालु व्यापारियों और दरबारियों ने मिलकर फंसाया था, जो उसकी ईमानदारी और लोकप्रियता से जलते थे। उन्होंने झूठे सबूत गढ़े थे और बादशाह के सामने मनगढ़ंत कहानियां प्रस्तुत की थी। ये रिपोर्ट पढ़कर बादशाह अकबर को गहरा आघात लगा। उन्हें अपने क्रोध और जल्दबाजी में लिए गए निर्णय पर अत्यंत पछतावा हुआ। उन्होंने तुरंत सूबेदार को कारावास से मुक्त करने और उसे ससम्मान उसके पद पर बहाल करने का आदेश दिया। साथ ही उन षड्यंत्रकारियों को कठोर दंड दिया गया जिन्होंने एक निर्दोष व्यक्ति को फंसाने का प्रयास किया था। उस दिन बादशाह अकबर ने भरे दरबार में बीरबल से कहा, बीरबल, तुम सही थे। सच हमेशा कड़वा होता है, परंतु अंततः वही लाभकारी होता है। यदि तुमने उस दिन मुझे मेरे क्रोध के बारे में आगाह न किया होता और यदि तुमने इस मामले में पुनः हस्तक्षेप न किया होता तो आज एक निर्दोष व्यक्ति अन्याय का शिकार हो जाता और मैं जीवन भर इस अपराध बोध से मुक्त नहीं हो पाता।
बादशाह ने आगे कहा, तुम्हारी स्पष्टवादिता ने मुझे एक बड़ी भूल करने से बचाया है। आज से मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले मैं शांति और धैर्य से सभी पक्षों को सुनूं और पूरी जांच पड़ताल करूं। बीरबल ने विनम्रता से कहा, आलम पनाह, ये मेरा कर्तव्य था। एक सच्चे सलाहकार का धर्म यही है कि वो अपने स्वामी को सही मार्ग दिखाए, चाहे वो मार्ग कितना भी कठिन क्यों न हो। इस घटना के बाद बादशाह अकबर के स्वभाव में काफी परिवर्तन आया। वो अपने क्रोध पर पहले से कहीं अधिक नियंत्रण रखने लगे। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले वो बीरबल और अन्य समझदार सलाहकारों से परामर्श अवश्य करते थे। बीरबल की स्पष्टवादिता का ये किस्सा पूरे राज्य में फैल गया। लोगों को ये विश्वास हो गया कि बादशाह अकबर के दरबार में सत्य का हमेशा सम्मान होता है और बीरबल जैसा निडर और सच्चा सलाहकार उनके पास है, जो उन्हें कभी गलत मार्ग पर नहीं जाने देगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच बोलना, विशेषकर जब वो अप्रिय हो, बड़े साहस का काम है। परंतु सच्चा हितैषी और शुभचिंतक वही होता है जो चापलूसी और मीठी बातों के बजाय स्पष्ट और सच्ची सलाह दे। बीरबल ने अपनी जान की परवाह किए बिना बादशाह को उनकी कमियों से अवगत कराया और बादशाह अकबर ने भी अपनी महानता का परिचय देते हुए उस कड़वे सच को स्वीकार किया और अपने आचरण में सुधार किया। ये शासक और सलाहकार के बीच एक आदर्श संबंध का उदाहरण है, जहां सत्य का स्थान सर्वोपरि होता है। सच हमेशा कड़वा होता है, परंतु उसका फल हमेशा मीठा और कल्याणकारी होता है, जैसा कि बीरबल की स्पष्टता ने सिद्ध कर दिया। कहानी 7। आगरा शहर, जो मुगल सल्तनत की धड़कन था, अपनी चहल पहल और व्यापारिक गतिविधियों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यहां के बाजार विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से भरे रहते थे और खरीदारों की भीड़ हमेशा लगी रहती थी। इन्हीं बाजारों में एक घी का व्यापारी था, जिसका नाम था मक्खनलाल। मक्खनलाल का घी ऊपरी तौर पर तो शुद्ध और उत्तम गुणवत्ता का दिखता था, परंतु उसकी असलियत कुछ और ही थी। वो अपनी चालाकी और बेईमानी के लिए कुख्यात था, परंतु इतना शातिर था कि कभी रंगे हाथों पकड़ा नहीं गया। वो ग्राहकों को कम तौलता था या फिर घी में मिलावट करके बेचता था, जिससे उसे अच्छा मुनाफा होता था। कई लोगों को उस पर शक था, परंतु कोई ठोस सबूत न होने के कारण वे कुछ कर नहीं पाते थे। एक दिन शहर के बाहरी इलाके में रहने वाला एक गरीब किसान हरिया अपनी थोड़ी सी बचत लेकर मक्खनलाल की दुकान पर घी खरीदने आया। हरिया को अपनी बेटी की शादी के लिए शुद्ध घी की जरूरत थी, ताकि मेहमानों के लिए अच्छे पकवान बन सके। उसने मक्खनलाल से 5 सेर शुद्ध देसी घी तौलने को कहा। मक्खनलाल ने अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ हरिया का स्वागत किया। उसने बड़े बड़े पीपों में रखे सुनहरे घी को दिखाते हुए कहा, भाई, तुम सही जगह आए हो। मेरे यहां से शुद्ध घी और कहीं नहीं मिलेगा। देखो तो क्या रंगत है, क्या खुशबू है। उसने तराजू निकाला, जो दिखने में बिल्कुल सही सलामत था। एक पल्ले पर उसने बाट रखे और दूसरे पर घी का बर्तन रखकर तौलना शुरू किया। हरिया अपनी अनपढ़ आंखों से सब कुछ ध्यान से देख रहा था, पर उसे तराजू के पेंच और मक्खनलाल की हाथ की सफाई का कहाँ पता था। मक्खनलाल ने बड़ी चतुराई से तराजू की डंडी को हल्का सा अपनी ओर झुकाकर तौला और हरिया को यकीन दिलाया कि पूरा 5 सेर घी दिया गया है। हरिया ने अपनी जमा पूंजी से घी के दाम चुकाए और घी का बर्तन लेकर खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर जब हरिया की पत्नी ने घी का बर्तन देखा तो उसे कुछ संदेह हुआ। उसे लगा कि घी मात्रा में कम है। उसने अपने पड़ोस की एक अनुभवी महिला से घी को दोबारा तुलवाया। नतीजा वही निकला जो उसे डर था। घी लगभग 1 सेर कम था। हरिया के तो होश उड़ गए। उसकी बेटी की शादी सिर पर थी और ये घी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उसे मक्खनलाल पर बहुत क्रोध आया, जिसने उसकी गरीबी का फायदा उठाकर उसे धोखा दिया था। उसने निश्चय किया कि वो इस बेईमानी का पर्दाफाश करके रहेगा।
अगले दिन हरिया सीधा मक्खनलाल की दुकान पर पहुंचा और उससे शिकायत की। सेठ जी, आपने मुझे घी कम तौला है, ये सरासर धोखा है। मक्खनलाल कहाँ मानने वाला था। उसने तुरंत रौद्र रूप धारण कर लिया और हरिया पर ही चिल्लाना शुरू कर दिया। अरे ओ कंगले, मुझ पर इल्जाम लगाता है? मैंने तेरे सामने तौल कर दिया था। अब घर जाकर कुछ भी खुद खा गया होगा और मुझ पर चोरी का आरोप लगा रहा है। निकल जा मेरी दुकान से, वरना अच्छा नहीं होगा। बेचारा हरिया मक्खनलाल के गुस्से और धमकियों के आगे बेबस हो गया। उसके पास कोई गवाह नहीं था और न ही कोई सबूत। वो निराश होकर वहां से लौट आया। परंतु हरिया ने हार नहीं मानी। उसने सुना था कि बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल नाम के एक अत्यंत बुद्धिमान और न्यायप्रिय मंत्री हैं, जो गरीबों की सहायता करते हैं। उसने बीरबल से मिलने का निश्चय किया। कई दिनों की मशक्कत के बाद हरिया किसी तरह बीरबल तक पहुंचने में सफल हो गया। उसने बीरबल को अपनी सारी व्यथा सुनाई, कैसे मक्खनलाल ने उसे धोखा दिया और फिर उसे ही धमकाकर भगा दिया। बीरबल ने हरिया की पूरी बात बड़े ध्यान से सुनी। उन्हें मक्खनलाल की बेईमानी के किस्से पहले भी सुनने को मिले थे, पर सबूतों के अभाव में कुछ किया नहीं जा सका था। बीरबल ने हरिया को आश्वासन दिया, तुम चिंता मत करो हरिया, यदि मक्खनलाल ने तुम्हारे साथ बेईमानी की है तो उसे इसका दंड अवश्य मिलेगा, न्याय होकर रहेगा। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर एक युक्ति बनाई। उन्होंने हरिया से कहा, हरिया, तुम कल सुबह फिर से मक्खनलाल की दुकान पर जाना। इस बार तुम उससे कहना कि तुम्हें अपनी बेटी की शादी के लिए 10 सेर घी चाहिए और घी सबसे उत्तम गुणवत्ता का होना चाहिए। जब वो घी तौलने लगे तो तुम किसी बहाने से उसे बातों में उलझाए रखना। बाकी का काम मैं संभालूंगा। हरिया को बीरबल की योजना पूरी तरह समझ में तो नहीं आई, परंतु उसे बीरबल की बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा था। वो सहमत होकर चला गया। अगले दिन योजना के अनुसार हरिया सुबह सुबह मक्खनलाल की दुकान पर पहुंचा। उसे दोबारा देखकर मक्खनलाल थोड़ा चौंक गया, पर जब उसने सुना कि हरिया 10 सेर घी खरीदने आया है तो उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई। उसने सोचा, ये मूर्ख फिर आ गया, इस बार इसे और भी अच्छे से लूटूंगा। मक्खनलाल ने बड़ी तत्परता से घी तौलना शुरू किया। हरिया बीरबल के कहे अनुसार उसे बातों में उलझाने लगा। वो अपनी बेटी की शादी की तैयारियों, गांव की समस्याओं और मौसम के बारे में बातें करने लगा। मक्खनलाल, जो जल्दी से घी तौलकर उसे रवाना करना चाहता था, हरिया की बातों से थोड़ा परेशान हो रहा था, पर बड़ा ग्राहक समझकर वो उसकी बातें सुनता रहा और घी तौलता रहा। उसने अपनी वही पुरानी चालाकी अपनाई, तराजू की डंडी को हल्का सा अपनी ओर झुकाया और कम घी तौला। ठीक उसी समय जब मक्खनलाल घी तौलकर बर्तन हरिया को देने ही वाला था, बीरबल अपने कुछ सिपाहियों के साथ वहां पहुंचे। बीरबल को अचानक अपनी दुकान पर देखकर मक्खनलाल के होश उड़ गए। उसके हाथ पैर कांपने लगे। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, मक्खनलाल, सुना है तुम बहुत ही शुद्ध और सही मात्रा में घी बेचते हो। हम भी आज तुम्हारे घी की गुणवत्ता और तुम्हारी ईमानदारी देखना चाहते हैं। मक्खनलाल ने घबराते हुए कहा, जी हुजूर, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप पधारे। कहिए, क्या सेवा करूं? बीरबल ने हरिया के हाथ में मौजूद घी के बर्तन की ओर इशारा करते हुए कहा, ये जो घी तुमने इस किसान को तौल कर दिया है, इसे जरा हमारे सामने दोबारा तौलो। हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारा तराजू कितना सही है। अब तो मक्खनलाल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसे पता था कि यदि उसने दोबारा उसी तराजू पर तौला तो उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। वो बहाने बनाने लगा, हुजूर, ये तराजू थोड़ा पुराना हो गया है, शायद ठीक से काम न करे, मैं दूसरा नया तराजू लाता हूं। बीरबल मुस्कुराए, नहीं मक्खनलाल, हमें इसी तराजू पर तौल देखना है। यदि ये पुराना है और ठीक काम नहीं करता तो तुम इतने वर्षों से इसी से ग्राहकों को घी कैसे बेच रहे हो? मक्खनलाल के पास अब कोई चारा नहीं बचा था। कांपते हाथों से उसने वही घी
दोबारा उसी तराजू पर रखा। बीरबल ने अपने एक सिपाही को तराजू की डंडी को ध्यान से देखने का आदेश दिया। इस बार बीरबल और सिपाहियों की उपस्थिति में मक्खनलाल कोई चालाकी नहीं कर सका। जब घी तौला गया तो वो 10 सेर के बजाय केवल 8 सेर निकला, पूरे 2 सेर घी कम। सबूत मक्खनलाल के सामने था। उसकी चोरी रंगे हाथों पकड़ी जा चुकी थी। उसका चेहरा शर्म और डर से पीला पड़ गया। बीरबल ने मक्खनलाल की ओर कठोर दृष्टि से देखते हुए कहा, तो ये है तुम्हारी ईमानदारी मक्खनलाल। तुम भोले भाले ग्राहकों को इस प्रकार लूटते हो। ये न केवल धोखा है बल्कि एक गंभीर अपराध भी है। हरिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज उसे न्याय मिल गया था। बीरबल ने सिपाहियों को आदेश दिया कि मक्खनलाल की दुकान के सभी बाटों और तराजुओं की जांच की जाए। जांच में पता चला कि मक्खनलाल के पास कई ऐसे बाट थे जो अंदर से खोखले थे और उनका वजन मानक बाटों से कम था। उसके तराजू में भी ऐसी गुप्त व्यवस्था की गई थी जिससे वो आसानी से कम तौल सकता था। मक्खनलाल के सारे गोरख धंधे का पर्दाफाश हो चुका था। वो बीरबल के पैरों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। हुजूर, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। बीरबल ने कहा, मक्खनलाल, तुमने न केवल हरिया को धोखा दिया है बल्कि न जाने कितने और ग्राहकों को भी लूटा होगा। तुम्हारा अपराध क्षमा योग्य नहीं है। तुम्हें इसका दंड तो भुगतना ही पड़ेगा ताकि भविष्य में कोई और व्यापारी ऐसी बेईमानी करने का साहस न कर सके। बीरबल ने मक्खनलाल पर भारी जुर्माना लगाया। जुर्माने की रकम का एक हिस्सा हरिया को उसके नुकसान की भरपाई के तौर पर दिया गया। मक्खनलाल की दुकान को कुछ दिनों के लिए बंद करने का आदेश दिया गया और उसके सारे दोषपूर्ण बाट और तराजू जब्त कर लिए गए। उसे ये भी चेतावनी दी गई कि यदि भविष्य में उसने फिर कभी ऐसी बेईमानी की तो उसे कठोर कारावास की सजा दी जाएगी। मक्खनलाल को अपनी करनी का फल मिल चुका था। उसकी सारी हैकड़ी निकल गई थी। उसे समझ आ गया था कि बेईमानी से कमाया गया धन कभी सुख नहीं देता। हरिया ने बीरबल का बहुत बहुत धन्यवाद किया। बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के कारण ही उसे न्याय मिल पाया था और एक बेईमान दुकानदार का पर्दाफाश हो सका था। इस घटना के बाद आगरा के बाजारों में व्यापारियों के बीच हड़कंप मच गया। जो भी व्यापारी थोड़ी बहुत बेईमानी करते थे वे सब सतर्क हो गए। उन्हें डर था कि कहीं बीरबल की नजर उन पर भी न पड़ जाए। शहर में व्यापारिक लेन देन में पारदर्शिता और ईमानदारी बढ़ गई। बीरबल की इस युक्ति ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो न केवल हाजिर जवाब और बुद्धिमान थे बल्कि एक सच्चे न्यायप्रिय और प्रजापालक भी थे। वो जानते थे कि समाज में व्याप्त छोटी छोटी बेईमानियां भी आम आदमी के जीवन को कितना प्रभावित कर सकती है। उनकी त्वरित और प्रभावशाली कार्रवाई ने न केवल एक पीड़ित को न्याय दिलाया बल्कि पूरे समाज को एक सकारात्मक संदेश भी दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अन्याय चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, उसके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए और सत्य एवं न्याय की हमेशा जीत होती है, विशेषकर जब बीरबल जैसा कोई मार्गदर्शक हो। मक्खनलाल का पतन उन सभी के लिए एक सबक था जो सोचते थे कि वे अपनी चालाकियों से कानून और नैतिकता को धता बता